नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? सभी अच्छे होंगे, सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे। 6th क्लास के भैया बहन सोच रहे होंगे कि सबको पढ़ा दिया, हमें अभी तक नहीं पढ़ाया। तो चलो आज से प्रारंभ करते हैं हम 6th क्लास की SST की बुक हमारा अतीत। कौन सी बुक शुरू करेंगे? हमारा अतीत का पहला अध्याय देखते हैं हम। क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस अध्याय में हम क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको विस्तार से हम उन पर चर्चा करेंगे। बाद में इसके अभ्यास कार्य और इससे जुड़े अतिरिक्त प्रश्न, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या वन लाइनर प्रश्न हो, उन सबको करेंगे। तो आप इसको बड़े ध्यान से एक एक शब्द ध्यान से पढ़ते चलिए मेरे साथ। कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं, बस समझने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। तो एक प्रश्न से शुरू करते हैं इस अध्याय को। रसीदा का सवाल। ये रसीदा है, इसके मन में एक प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया? रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। सुर्खी क्या थी? 100 साल पहले। अखबारों में आती है ऐसी हेडलाइन लिखी हुई। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हो। अब जब उसने अखबार पर एक सुर्खी देखी 100 साल पहले, तो उसके दिमाग में एक प्रश्न आया कि ऐसा 100 साल पहले क्या हुआ, ऐसे कैसे जान सकते हैं। तो कैसे पता लगाएं 100 साल पहले कैसे हुआ। इसको पता लगाने के लिए अब हम रेडियो पढ़ सकते हैं, कि रेडियो सुन सकते हैं, किताबें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष से भी पूछ सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ। ये तो कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। तो 100 साल पहले कैसे क्या हुआ, इसके बारे में जानने के लिए अतीत के बारे में जानना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत मतलब इतिहास के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं? इतिहास के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे उस समय शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, व्यापारियों, शिल्पकारों, सब के विषय में, वैज्ञानिकों के जीवन में हम जान सकते हैं। हम ये भी जान सकते हैं कि इतने साल पहले बच्चे कौन से खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और क्या कौन से नाटक देखा करते थे। तो कैसे जान सकते हैं? इस अध्याय के द्वारा हम समझेंगे कि ये सब हम कैसे जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे? सबसे पहले प्रश्न खड़ा होता है। पढ़ने की, खेलने की तो विषय दूसरा है। सबसे पहले देख लेते हैं लोग रहते कहाँ थे और खाते क्या थे। लोग कहाँ रहते थे? यहाँ पर एक मानचित्र है। मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते हैं। तो हम आगे देखते हैं, एक मैप दिया है, एक नक्शा है, इसमें नर्मदा नदी देखते हैं। नर्मदा नदी कहाँ पर है? हम देखते हैं नर्मदा नदी यहाँ पर है। ये नर्मदा नदी है जो कहाँ बह रही है? यहाँ से बह रही है मध्य भारत से, और बहती बहती अरब सागर की ओर चली जा रही है। तो लाखों वर्ष पहले से, बात कितने सालों की हो रही है? 1-2 वर्ष की बात नहीं, लाखों वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। वे जानवरों का आखेट अर्थात शिकार भी करते थे। कौन? जो लाखों वर्ष पहले, कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहीं से लगभग जीवन प्रारंभ हुआ, ऐसा भी इतिहासकार कहते हैं। अब आगे देखें। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम, पहले हम नक्शा देख लेते हैं। दिशाएं क्या होती हैं? हमारी 4 दिशाएं होती हैं। ये हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पश्चिम और ये हो गई पूरब। तो कौन सी दिशा का पता लगाना है? उत्तर पश्चिम की। उत्तर पश्चिमी दोनों के बीच की दिशा, ये वाली दिशा क्या है? उत्तर पश्चिम दिशा है। तो उत्तर पश्चिम दिशा में क्या देखना है?
सुलेमान और किरदर पहाड़ियों का पता लगाओ। यहाँ देखो आप, ये किरदर पहाड़ियाँ हैं और ये सुलेमान पहाड़ियाँ हैं। चलो इनका पता तो लगा लिया, अब देखते हैं क्या है ये। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। कौन कौन सी फसलें होगी यहाँ पर? गेहूं और, दो स्थान हैं यहाँ, गेहूं और चावल, गेहूं और जौ, चावल नहीं, गेहूं और जौ, क्योंकि चावल दूसरी जगह पैदा हुए थे। 8000 साल पहले के यहाँ से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। और किसकी चीज़ के पता चला है यहाँ पर? पता चला है उन्होंने भेड़, बकरी और गायें, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में विंध्याचल पहाड़ियों का पता लगाएं। उत्तर पूर्व इधर है, इधर मतलब इधर, इधर, और मध्य में भारत के देखते हैं, मध्य में किसका पता लगाना है? विंध्याचल पहाड़ियों का। उत्तर पूर्व में गारो देखें हम, गारो यहाँ है, गारो पहाड़ियाँ, और विंध्याचल पहाड़ियाँ ये हैं, विंध्याचल पहाड़ियाँ ये हैं। यहाँ पर सबसे पहले चावल पैदा किया गया। क्या पैदा हुआ देख लेते हैं, पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। क्या उपजाया गया? चावल। कहाँ उपजाया गया चावल? उत्तर पूर्व में गारो तथा विंध्याचल में, विंध्याचल पहाड़ियों में जो भारत के मध्य में स्थित है, उनके आसपास सबसे पहले क्या उगाया गया? चावल उगाया गया। ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। कहाँ थे स्थान ये? विंध्य के उत्तर में। विंध्याचल पहाड़ियाँ यहाँ उत्तर है इसका, तो इधर ही होंगे ये। तो ठीक है, आगे देखते हैं। अब मानचित्र पर और क्या देखना है? मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाएं। सिंधु नदी बिल्कुल उत्तर में है, जिधर अफगानिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान उसमें। प्रयास करो। सहायक नदियाँ कहाँ? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। अब पहले मानचित्र को ही देख लेते हैं। मानचित्र में आप यहाँ देखो, ये सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। इसकी सहायक नदी, सहायक नदी मतलब जो एक मुख्य नदी सिंधु बहकर आ रही है इधर, यहाँ से निकलते हुए इधर, और इधर अफगानिस्तान काबुल से आती हुई जो ये नदी आ रही है, इसमें कौन कौन सी नदी मिली? ये तो सिंधु नदी आ रही है इधर से, तो इसमें देखो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास नदी नीचे को बह गई, सतलुज नदी, ये सभी की सभी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। जो सिंधु नदी है वो बड़ी प्रसिद्ध नदी है, क्योंकि सिंधु नदी के तट पर खुदाई के दौरान बहुत बड़ी सभ्यताएं निकली हैं। अब देखते हैं क्या सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदियों से मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। जो गंगा तथा उसके सहायक नदियां हैं, वहाँ तो जो नगरों का विकास है वो कब हुआ? 2500 वर्ष पहले हुआ। लेकिन सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के तट पर 4700 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हो गया था। आगे देखते हैं। गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब गंगा उसकी सहायक नदी है सोन, उसका पता लगाओ उसमें क्या है, फिर देखते हैं नक्शे में। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और ऐसे राज्यों की स्थापना की, शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की। चलो देख लेते हैं मगध कहाँ है। गंगा की सहायक नदी सोन नदी। अब सोन नदी देखो कहाँ पर है। सोन नदी ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मिली क्या कहीं पर? सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी, और सोन नदी है यहाँ पर। कहाँ पर है? यहाँ पर।
ये अभी वर्तमान में यहाँ पर क्या है, अभी वर्तमान में भी यहाँ बिहार है। क्या है? बिहार है। यहाँ पर सर्वप्रथम एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसको क्या कहते थे? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य आपको ध्यान होगा, मगध साम्राज्य अभी आप इसमें पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य वही साम्राज्य है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सम्राट अशोक ऐसे शक्तिशाली शासक हुए जिन्होंने ये पूरा क्षेत्र जितना भी है पूरे क्षेत्र पर शासन किया। इधर अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो इधर यहाँ पूरा क्षेत्र उन्होंने अपने अधीन लिया। इसी तरह अशोक, सम्राट अशोक की बात करते हैं तो सम्राट अशोक का साम्राज्य भी बहुत विस्तृत था। तो वो कहाँ पर हुए शक्तिशाली मगध साम्राज्य? यहाँ सोन नदी के आसपास। चलो आगे देखते हैं। आगे है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्राएं उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ बहुमूल्य वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो यात्राएं क्या हुई, लोगों ने इतने कारणों से यात्राएं की। तो यात्राएं करने से क्या हुआ, एक क्षेत्र के लोग जब दूसरे क्षेत्र में गए तो एक दूसरे के खान पीन, रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा इन सब से परिचित हुए, जिस कारण वहाँ की संस्कृति क्या है, कैसे लोग, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ आदान प्रदान की। अब आगे देख लेते हैं, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आज क्यों करते हैं लोग यात्राएं? कुछ लोग तो देवस्थल पर जाने के लिए यात्राएं करते हैं, कुछ लोग अपनी नौकरी पैसा कमाने के लिए यात्राएं करते हैं, कुछ लोग सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए यात्राएं करते हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या है। एक बार फिर से मानचित्र फर्स्ट को देखो, अब फिर फर्स्ट को देखो, चलो देखेंगे बाद में। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हमने देखा उत्तर क्षेत्र जितना भी है वो सभी पहाड़ी और पर्वतों से घिरा हुआ है, और नीचे लंका और इधर बंगाल की खाड़ी, दूसरी साइड पश्चिम में अरब सागर, तीन और समुद्र है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब एक बार नक्शा देख लेते हैं। ये जो भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा है, इसको आप ज़रा ध्यान से देखो। ये पूरा इधर का क्षेत्र, यहाँ गुजरात से ऊपर लेकर ये सब पहाड़ियाँ शुरू होती है, ऊपर से लेकर पहाड़ियाँ। इधर नेपाल है, ये भी सब पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बहुत बड़ा समुद्र है। इधर भी सागर है, अरब सागर, ये भी बहुत गहरे और बड़े समुद्र हैं। नीचे देखते हैं, नीचे भी ये समुद्र हिंद महासागर है। तो कुल मिलाकर जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें यात्रा करने के लिए कुछ लोग इन समुद्रों के रास्ते से भी आए और कुछ इन पहाड़ियों की ऊंचाइयों से भी आए। और भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ लोग तो बाहर से दूसरे देशों से भी आए, दूसरे द्वीपों से भी आए।
तो ये सब जब यहाँ आए तो यहाँ के लोगों के साथ यहाँ की संस्कृति उन्होंने यहाँ कुछ दिया, उनसे कुछ यहाँ के लोगों को सीखने को मिला, कुछ यहाँ से वो लोग सीख कर गए। तो एक दूसरे के विचारों को इतने सालों से अपनाते आ रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं देश के नाम। अब जो देश के नाम हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे। क्या क्या नाम देश के, कैसे देश के नाम कौन से पड़े, हमारे देश का नाम कैसे कैसे बना। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस को क्या कहा जाता है संस्कृत में? सिंधु। अपने एटलस, क्या एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। चलो यूनान और उसका पता तो बाद में लगाएंगे, लेकिन देख लेते हैं क्या है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो किसने कहा सर्वप्रथम? ईरानियों और यूनानियों ने। क्यों का, किसको, किस क्षेत्र को कहा? सिंधु को तो हिंदोस, जो सिंधु नदी है उसको क्या कहा? हिंदोस अथवा इंदोस, इंदोस भी कहते हैं कुछ। और इस नदी के पूर्व में, जो इस नदी के से पूरब की दिशा में स्थित भूमि है, उस प्रदेश को इंडिया कहा। तो याद रखना किसने कहा था इंडिया सबसे पहले? ईरानियों और यूनानियों ने। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में स्थित में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भरत नाम का, भारत ने यहाँ भरत दिया, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। जो ऋग्वेद है, वैसे तो ये दुनिया की सबसे पहले लिखित पुस्तक है। इससे पहले कोई लिखित पुस्तक के साक्ष्य नहीं मिलते। अगर कोई लिखी हुई कोई कृति मिलती है तो वो क्या है? वो ऋग्वेद है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो जो भारत है अपने देश का नाम, वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद में भी उसका उल्लेख है, जो दुनिया की सबसे पहले लिखित किताब है। और इंडिया शब्द का उपयोग किसने किया था? ईरानियों यूनानियों ने। और इंडिया क्या है? इंडस से निकला है। इंडस का अर्थ क्या होता है? सिंधु होता है। इंडस का अर्थ सिंधु। और ईरान और यूनान दोनों के दोनों ही भारत के उत्तर पश्चिम से ऊपर हैं। आगे देख लेते हैं अतीत के बारे में कैसे जानें। अभी हम सब कुछ अतीत के बारे में ही जान रहे हैं, लेकिन और भी देखते हैं इसमें क्या दिया है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। पांडुलिपि क्या होती थी? भोजपत्रों पर, जो जिस पर हम भोजन करते थे, अब तो नहीं लोग करते भोजन, उस पर पेड़ होते हैं, पेड़ पर बड़ी बड़ी पत्तियां लगती हैं, जिनसे पांडुलिपियां बनाई जाती थी और उन पर लिखा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है, हाथ है से निकला है, पता नहीं क्या दिया है, जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। कौन सा शब्द? जो मैन्युस्क्रिप्ट है, वो मेनू, जिसका अर्थ क्या है? हाथ है, और इससे ये निकला है, मैन्युस्क्रिप्ट से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों, ताड़पत्र मतलब पेड़ों के पत्तों, अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले मूंजे नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ये देखो, ये भोजपत्र पर लिखी मिली है।
ये पांडुलिपि है, ऐसे लिखते थे पहले। एक छाल होती थी पेड़ से उतार कर, उस पर भी लिखते थे, पत्तियों पर भी लिखते थे। पत्ते बड़े बड़े पत्ते होते थे, तो इन सबको क्या कहते थे? पांडुलिपि। आगे देखते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। पहले क्या होता था, जो आम लोग हैं वो प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे, और जो खास कुलीन और राजा प्रशासन से संबंधित लोग थे वो संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। आगे देखते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख मतलब अभिलेख पत्थरों पर राजा अपने शासनादेश और कई चीज़ें और लिखवा देते थे, उनको अभिलेख कहते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए हैं मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। आगे देखते हैं। ये देखो, ये अभिलेख है जो प्राप्त हुए हैं, जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण कराए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। हाँ, अपनी प्रशंसा के किस्से गढ़ा करते थे, तो उनसे कहते थे कि भाई इनको अभिलेख पर लिखवा दो, सबको पता चल जाए कि ये शासक कितना बहादुर है। ऐसे ऐसे काम पहले लोग किया करते थे और उसको अभिलेखों पर लिखवा दिया करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने से क्या कठिनाई? कठोर सतह पर लेख लिखवाने से तो बहुत लंबे समय तक चलते रहेंगे। कठिनाइयाँ क्या क्या आएंगी? कठिनाइयाँ भी बहुत आएंगी, क्योंकि लिखना इतना सरल नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, बनाई तथा लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। जो पुरातत्वविद कहलाते हैं यानी पुरातत्व वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, जो अतीत की सभी वस्तुएं हैं, अभिलेख से लेकर पांडुलिपि, जो भी अतीत में, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में खुदाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें मिली, आज भी बहुत सारी चीज़ें खुदाई के दौरान मिल जाती हैं, तो उन सब का अध्ययन कौन करते हैं? जो सबका अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, अब यहाँ देखो ये कुछ रखे हैं जो खुदाई के दौरान मिलते हैं, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। अब ये सब कठोर हैं, जल्दी नष्ट नहीं होते, इसलिए ये लाखों साल, कई हजारों साल पहले तक के प्राप्त हो जाते हैं। आगे देखते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इनसे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? जो कपड़ों के अवशेष है, क्या वो भी मिलते होंगे पुरातत्वविदों को? देख लेते हैं। पांडुलिपियाँ अभिलेखों तथा पुरातत्व से
ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको क्या कहते हैं? इतिहास जानने के स्रोत। किसको? पांडुलिपि अभिलेख, जो भी पूरा इतिहास जानने के, जिनसे इतिहास जाना जा सकता है, वो सब क्या कहलाते हैं? स्रोत कहलाते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देख लेते हैं, थोड़ा पार्ट और रहा है, बस इसको पूरा ही कर लेंगे। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान लगाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा हम लोग आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालकों जैसे आम प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। आगे और देख लेते हैं तिथियों का मतलब। इनका मतलब भी देख लेते हैं क्या होता है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष पहले कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अर्थात अभी कौन सा सन चल रहा है? 2020। तो ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 2020 वर्ष पहले। अब जो 2020 वर्ष से पहले की जो दुनिया थी, उसकी जब गणना करते हैं उसको ईसा पूर्व लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। इतिहास और तिथियां अंग्रेजी में, चलो इसको नहीं देखते, अन्यत्र ये छोड़ो। ये अध्याय कंप्लीट ही हो गया। अब इसमें कुछ खास नहीं रहा, ज़रा देख लेते हैं इसमें ये भी क्या। अब इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं उसको अगली वीडियो में करेंगे। आप तब तक इसको पढ़िए, एक बार अच्छे से पढ़िए, 2 बार पढ़िए। जो चीज़ समझ में न आए उस पर किसी से चर्चा कीजिए या यहाँ पर कमेंट कर दीजिए। मैं उसके विषय में आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूँगा जिसमें सभी अभ्यास के प्रश्न होंगे। तब आपको वो अभ्यास के प्रश्न करने होंगे। अभी आप इसको पढ़िए। ठीक है, नमस्कार।